नमस्कार। हम सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? हमारी पर्सनालिटी, हमारा स्वभाव, यही तो हमें यूनिक बनाता है। पर कभी सोचा है, ये सब आता कहाँ से है? क्या ये हमारी परवरिश और अनुभवों का नतीजा है, या फिर इसका राज हमारे बायोलॉजिकल मेकअप, हमारे जीन्स में छिपा है? आज हम इसी पहेली के बायोलॉजिकल पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ लोग बहुत सावधान रहते हैं और कुछ एकदम बेधड़क बिंदास। क्या हम ऐसे ही पैदा होते हैं या फिर हम एक कोरी स्लेट की तरह दुनिया में आते हैं? ये सवाल हमें सीधे मनोविज्ञान के एक सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है, हमारी पर्सनैलिटी की बायोलॉजिकल जड़ें। तो आज की हमारी पड़ताल में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपना बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, फिर आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के सबूतों को समझेंगे। इसके बाद हम दिमाग की दुनिया में गोता लगाएंगे और ये भी जानेंगे कि क्या हमारे शरीर की बनावट का भी कोई रोल है। और आखिर में इन सब कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं उस सदियों पुरानी बहस को जो इस पूरी चर्चा की नींव है। ये वो मशहूर बहस है जिसे नेचर वर्सेस नर्चर कहते हैं, यानी हमारी पर्सनालिटी को कौन बनाता है, हमारे जीन्स, हमारी प्रकृति, या फिर हमारा माहौल, हमारी परवरिश। सच तो यह है कि दोनों ही जरूरी हैं, पर आज हमारा फोकस नेचर पर रहेगा। हम उन सबूतों को देखेंगे जो बताते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल साइड कितना पावरफुल है। चलिए अब बात करते हैं सबसे फंडामेंटल चीज की, हमारे जीन्स की। हमारी पर्सनालिटी का कितना हिस्सा हमारे डीएनए में पहले से ही लिखा हुआ है। देखते हैं कि हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता हमें इसके बारे में क्या बताती है। तो हेरिडिटी है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे फिजिकल और बिहेवियरल गुण, मतलब शारीरिक और व्यवहार से जुड़ी आदतें जीन्स के जरिए माता पिता से बच्चों में पास होती हैं। और यही हमारी पर्सनालिटी की नींव रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। लेकिन एक मुश्किल सवाल है, वैज्ञानिक ये पता कैसे लगाते हैं कि कौन सी चीज जीन से आ रही है और कौन सी माहौल से? इन दोनों को अलग करना तो बहुत मुश्किल है, पर इसका एक बहुत ही जीनियस तरीका है। जुड़वा बच्चों पर की गई स्टडीज, जिन्हें हम ट्विन स्टडीज कहते हैं। और यहीं से कहानी असली में दिलचस्प होती है। देखिए, जुड़वा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, जिनका डीएनए 100% एक जैसा होता है, और दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स, जो किसी भी आम भाई बहन की तरह बस 50% जीन्स ही शेयर करते हैं। और वैज्ञानिकों के लिए ये फर्क किसी खजाने से कम नहीं है। तो जब इन जुड़वा बच्चों पर स्टडीज की गईं, तो नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। पता चला कि आइडेंटिकल ट्विन्स की पर्सनैलिटी फ्रेटर्नल ट्विन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा मिलती जुलती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर उन्हें अलग अलग माहौल में भी पाला पोसा जाए, तब भी ये समानता बनी रहती है। इससे ये साफ हो गया कि इंटेलिजेंस, मुखरता और यहां तक कि हमारा सोशल होना या ना होना, इन जैसे कई ट्रेड्स का हमारे जीन्स से एक मजबूत कनेक्शन है। तो ठीक है, जीन्स को हम अपनी पर्सनालिटी का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं, पर इस ब्लूप्रिंट को चलाता कौन है? वो है हमारा दिमाग, हमारे शरीर का कमांड सेंटर। चलिए अब देखते हैं कि दिमाग के अंदर की वायरिंग हमारी पर्सनालिटी को कैसे कंट्रोल करती है। इस फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है मनोवैज्ञानिक हैंस आइजेंक का। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि हमारी पर्सनैलिटी के जो मुख्य पहलू हैं, वो सीधे सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़े हुए हैं। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। आइजेंक ने जो बताया वो सच में कमाल है। उन्होंने कहा कि कोई इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, इसका राज दिमाग के कॉर्टिकल अराउजल लेवल में छिपा है। अब ये क्या है? इससे आप दिमाग का एनर्जी या अलर्टनेस लेवल समझ सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स का दिमाग नेचुरली ही थोड़ा ज्यादा चार्ज या ओवर अराउज्ड रहता है, इसलिए उन्हें ज्यादा शोर शराबा या स्टिमुलेशन पसंद नहीं, वो शांति ढूंढते हैं। वहीं एक्सट्रोवर्ट्स का दिमाग नेचुरली थोड़ा अंडर अराउज्ड होता है, तो वो बाहर की दुनिया में एक्साइटमेंट और एनर्जी ढूंढते हैं ताकि उनका दिमाग सही लेवल पर आ सके। चलिए अब दूसरे पहलू पर आते हैं, न्यूरोटिसिज्म, या जिसे हम इमोशनल स्टेबिलिटी भी कहते हैं। ये हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर यानी लिम्बिक सिस्टम की सेंसिटिविटी से जुड़ा है। अब सोचिए, जिन लोगों में न्यूरोटिसिज्म ज्यादा होता है, उनका ये लिम्बिक सिस्टम एक बहुत ही सेंसिटिव अलार्म की तरह होता है। जरा सा भी स्ट्रेस हुआ और ये तुरंत बजने लगता है। और दूसरी तरफ जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं, उनका ये सिस्टम ज्यादा शांत रहता है, वो तनाव में भी जल्दी घबराते नहीं। आइजेंक के मॉडल का तीसरा और आखिरी हिस्सा है साइकोटिसिज्म। ये ऐसे लक्षणों से जुड़ा है जैसे कठोर होना, दूसरों की फीलिंग्स की कम परवाह करना
और रिसर्च बताती है कि इसका कनेक्शन टेस्टोस्टेरोन जैसे गोनाडल हार्मोन्स के लेवल से हो सकता है। अच्छा, जीन्स और दिमाग की बात तो हो गई। अब एक ऐसे आइडिया पर चलते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे शरीर की बनावट और हमारी पर्सनालिटी में कोई कनेक्शन हो? चलिए इस थ्योरी की भी पड़ताल करते हैं। ये आइडिया विलियम शेल्डन की सोमेटोटाइप थ्योरी से आता है। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि किसी इंसान के शरीर की बनावट और उसके स्वभाव के बीच एक लिंक हो सकता है। तो शेल्डन ने शरीर के हिसाब से 3 मुख्य टाइप बताए। पहले हैं एंडोमॉर्फ, जो शरीर से गोल मटोल और नरम होते हैं। माना जाता है कि ये लोग आराम पसंद, मिलनसार और खाने पीने के शौकीन होते हैं। दूसरे हैं मीसोमॉर्फ, जिनकी बॉडी मस्कुलर और मजबूत होती है। ये लोग एक्टिव, मुखर और एनर्जी से भरे होते हैं। और तीसरे हैं एक्टोमॉर्फ, जो दुबले पतले और नाजुक होते हैं। ये अक्सर शांत, रिजर्व्ड और काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। तो हमने जीन्स की बात की, दिमाग की गहराइयों को समझा और शरीर की बनावट पर भी नजर डाली। अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है, ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि जवाब सिर्फ नेचर या सिर्फ नर्चर नहीं है। ये इतना सिंपल ब्लैक एंड वाइट मामला है ही नहीं, बल्कि सच्चाई इन दोनों के बीच एक खूबसूरत जुगलबंदी जैसी है, जो पूरी जिंदगी चलती रहती है। आज के वैज्ञानिक यही मानते हैं कि हमारी बायोलॉजी और हमारा माहौल लगातार एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को बदलते हैं और मिलकर हमारी वो शख्सियत बनाते हैं जो हम हैं। अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी पर्सनैलिटी के विकास के लिए एक दायरा या एक बाउंड्री तय कर देते हैं, और फिर उस बाउंड्री के अंदर हमारी पर्सनैलिटी को हमारा माहौल और हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मिलकर आकार देते हैं। तो आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी बायोलॉजी हमारी कहानी का पहला ड्राफ्ट लिखती है, तो उस कहानी का फाइनल ऑथर कौन है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।